हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डैक्स फंक्शन जो स्विच डैक्स फंक्शन होता है उसके बारे में। स्विच डैक्स फंक्शन दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी हेल्प से हम नए नए पर्सपेक्टिव्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हमारे डेटा के अंदर हैं। अगर आपको मैं अपनी जैसे अभी अपने डेटा मॉडल के अंदर टेबल्स दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे अभी कस्टमर लुकअप और सेल्स डेटा ली हुई है, केवल दो टेबल्स ली हुई हैं। और अगर बात करता हूँ अपनी कस्टमर टेबल की, तो अगर अपनी कस्टमर टेबल दिखाऊँ तो यहाँ पे बहुत ही मिनिमल कॉलम्स है, जैसे कस्टमर आईडी, नेम, बर्थ डेट, जेंडर, मैरिटल स्टेटस। तो हमें ये लगेगा कि इन कॉलम से हम बहुत ही मिनिमल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जैसे अनमैरिड जो हमारे कस्टमर थे उन्होंने कितना परचेज किया, मैरिड कस्टमर ने कितना परचेज किया, या मेल्स ने कितना परचेज किया, फीमेल्स ने कितना परचेज किया। इस तरीके की इंफॉर्मेशन हम यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं इजीली। बट दोस्तों, ये बहुत ही लिमिटेड पर्सपेक्टिव्स हैं। हमें डेटा के नए-नए पर्सपेक्टिव्स, नए-नए जिसे कह सकते हैं नई-नई इंफॉर्मेशन गैदर करनी है अपने एग्जिस्टिंग डेटा से। ये नई इंफॉर्मेशन, नए पर्सपेक्टिव्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि हम अपने क्लाइंट को इम्प्रेस कर सके, उनको एक डिफरेंट एंगल दे सके डेटा डेटा को एनालाइज करने के लिए। क्योंकि आज की डेट में जैसे कहते हैं डेटा इज न्यू ऑयल, तो डेटा की एनालिसिस हमें डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं स्विच डैक्स फंक्शन का यूज करके ऐसे ही कुछ नया एंगल बेसिकली हम डिजाइन करेंगे अपने डेटा के ऊपर, जिससे हम नई तरीके से इसी डेटा को नई तरीके से एनालाइज कर पाएं, एक डिफरेंट एंगल से एनालाइज कर पाएं। तो हम वीडियो में सबसे पहले स्विच डैक्स फंक्शन को देखते हैं, उसके बाद इस नए पर्सपेक्टिव को हम डिजाइन करेंगे। ओके, तो दोस्तों अब मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं, मेरे पास हमारी कस्टमर लुकअप टेबल ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मैं जो नया एक एंगल या पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ वो जनरेशन के बेसिस पे देना चाहता हूँ कि किस जनरेशन ने कितने अमाउंट का परचेज किया। तो एक बार मैं गूगल पे जाके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जनरेशन डिवाइड होती हैं। तो जनरेशन, अगर हम जनरली देखें तो एक ग्रेटेस्ट जनरेशन है, एक साइलेंट जनरेशन है, बेबी बूमर जनरेशन, जनरेशन एक्स, मिलेनियल्स, जनरेशन जी एंड जेन अल्फा। इस तरीके से जनरेशंस को डिवाइड किया हुआ है। ऐसा कोई एक फिक्स्ड नहीं है, पर एक जनरली जैसे कहते हैं ना कि सबने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इस तरीके से हम जनरेशंस का डिवीजन करते हैं। अब ये जो डिवीजन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसी का यूज करके हम अपने डेटा को कैटेगराइज करेंगे या बकेट्स में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्विच फंक्शन को देखते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे न्यू कॉलम एक बनाऊंगा। हमारा न्यू कॉलम आ गया है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे साइज इसका क्या इंक्रीज कर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम टाइप्स ऑफ जनरेशन। ओके, परफेक्ट। और यहाँ पे आते हैं, टैब दे देते हैं। और अब हम सबसे पहले वेरिएबल लिखते हैं हम यहाँ पे, और वेरिएबल हम टाइप्स ऑफ जनरेशन ही लिख लेते हैं। और अब हम इसके अंदर अपनी स्विच स्टेटमेंट लिखना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्विच स्टेटमेंट का सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब हमारे पास इफ एल्स थे तो स्विच की क्या जरूरत हुई। देखिए, इफ एल्स थे पर उनसे रीडेबिलिटी जो थी काफी अफेक्ट होती थी। आप मल्टीपल इफ एल्स में कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन सा इफ कौन सा एल्स किसके साथ बेसिकली अलाइंड है। तो ऐसे सिनेरियोस में अपने कोड को मोर रीडेबल बनाने के लिए कोड की इवन हम इजीली भी लिख सकते हैं। इफ एल्स में हम कंफ्यूज होते हैं, स्विच स्टेटमेंट यूज करने से, स्विच टैग्स फंक्शन यूज करने से हमारा जो ओवरऑल कोड को राइट करने का तरीका होता है वो भी बहुत ईजी हो जाता है। तो अगर हम अपने स्विच फंक्शन को देखते हैं और मैं यहाँ लिखता हूँ, तो इसमें सबसे पहले आर्ग्यूमेंट एक्सप्रेशन है, फिर वैल्यू है और फिर रिजल्ट है। बहुत ही सिंपल है, एक्सप्रेशन कुछ नहीं है। एक एग्जांपल के तरीके से बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना है, तो एक्सप्रेशन में मैं अपना प्रोडक्ट कॉलम लिख दूंगा, और जो वैल्यू होगी, लेट सपोज मेरे पास मोबाइल के ऊपर मेरे को 10% डिस्काउंट देना है, तो मैं वैल्यू में मोबाइल लिख दूंगा, रिजल्ट में मैं 0.10 लिख दूंगा। इस तरीके से मैं अपना स्विच स्टेटमेंट लिख सकता हूं। पर दोस्तों, ये जो सिनेरियो होता है ये होता है एग्जैक्ट मैच का। जैसे मेरा प्रोडक्ट नेम, अगर मेरा कॉलम है तो प्रोडक्ट नेम जब मोबाइल के इक्वल होगा तभी ये डिस्काउंट होगा, या फिर वो टेलीविजन के इक्वल होगा तभी ये डिस्काउंट होगा। पर जनरली सिनेरियोज में दोस्तों, हम
एग्जैक्ट मैच नहीं लेते, रेंज में मैच लेते हैं। तो ऐसे सिनेरियोज में दोस्तों हम एक्सप्रेशन को हमेशा ट्रू कर देते हैं। तो मैं हमारे केस में भी आज हम रेंज को चेक करने वाले हैं, तो मैं इसको ट्रू कर दूंगा, इसको कर देंगे। और अब हम अपनी स्विच स्टेटमेंट्स को लिखना शुरू करेंगे टू डिफाइन द जनरेशंस। तो यहाँ पे हम शिफ्ट एंटर कर देंगे और टैब को ले आएंगे। एक और चीज दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम एक बार कॉपी भी कर लेते हैं उस क्राइटेरियाज को जो उन्होंने वहां लिखा है, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। तो मैं अभी के लिए इसको पूरा कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ। ओके। ओके, तो ये हमारा सारा जो वहां पे उन्होंने डिवीजन दिया है, मैंने अभी रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख लिया है। अब सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि एक बार अगर हम अपने डेटा को भी देख लेते हैं कि हमारे को ग्रेटेस्ट जनरेशन और साइलेंट जनरेशन या जेन अल्फा की जरूरत भी पड़ने वाली है या नहीं, क्योंकि 1901 से 24, 25 से 45 इतना डेटा मुझे नहीं लगता है इतना ओल्डर डेटा है या इतना रिसेंट डेटा है जेन अल्फा वाला। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो 45 से पहले मुझे यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं दिख रही हैं और 2013 के बाद की भी कोई वैल्यूज नहीं दिख रही हैं। ओके। ओके, तो दोस्तों अब हमने देख लिया है कि ग्रेटेस्ट जनरेशन, साइलेंट जनरेशन, ये वाला डेटा तो हमारा नहीं है और ना ही हमारा ज्यादा रिसेंट डेटा है जेन अल्फा वाला। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने स्विच स्टेटमेंट को लिखना शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट एंटर कर दूंगा और अब हम सबसे पहले अपना कस्टमर लुकअप का बर्थ डेट कॉलम मैं यहाँ लूंगा और बर्थ डेट के ऊपर अब हम केसेस को लिखना शुरू करेंगे। तो बर्थ डेट अगर दोस्तों मेरी बड़ी है, सबसे पहले हम जेन जी का केस लेते हैं जिससे 95 से 2012 तक का है। तो मैं अपना डेट फंक्शन लेता हूँ। डेट फंक्शन में सबसे पहले मुझे ईयर देना है, फिर मंथ और फिर डे। ईयर, मंथ और डे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको 1994 और मंथ हो जाएगा मेरा 12 और डे हो जाएगा 31। ओके। एंड कस्टमर लुकअप बर्थ डेट लेस देन इक्वल टू डेट एंड अगेन, क्योंकि 2012 तक का है तो मैं 2013 11 इस तरीके से यहाँ पे लिख लूंगा। अब ये दोस्तों क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखें आप तो 95 से 2012 की बात की गई है। तो मैंने क्या किया है, 31 दिसंबर 94 से ज्यादा हो और 1 जनवरी 2013 से कम हो, क्योंकि 2012 तक लेना है तो ये मेरा केस बन जाएगा। अगर ये है तो मुझे यहाँ क्या करना है, जेन जी लिख देना है। यहाँ पे ये मेरी जेन जी का डेटा यहाँ आ गया है। ओके। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे। मैं अभी के लिए इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ फिर से और यहाँ पे हम दोबारा इसे पेस्ट कर देंगे। अगली है 84 से 94 वाला बैंड। तो 84 मतलब 79 से ग्रेटर हो, इसको हम 79 दे देंगे। और 94 है यानी 95 से ये कम हो। ओके, इसको हमारे को देना है, ये कौन सी है, मिलेनियल्स की है जनरेशन। ये हम यहाँ मिलेनियल्स लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों तीसरा बैंड है या तीसरा एज ग्रुप है हमारा जनरेशन का, वो है जनरेशन जी, जिसमें 65 से 79 वाला डेटा है। तो मैं इसे एक बार दोबारा से कॉपी करके, सॉरी, यहाँ पे शिफ्ट एंटर करेंगे हम और इसको दोबारा से पेस्ट कर देंगे। और ये 65 वाला है तो मैं यहाँ 64 से इंक्रीज बड़ा हो वैल्यू और 80 से छोटा हो। यहाँ पे 80 से छोटा रहे वैल्यू, इनको हम कहेंगे अपना जनरेशन एक्स। इसको मैं कॉपी करके कंट्रोल वी, और लास्ट में जो डिफॉल्ट केस बना रहा हूं वो मैं द बेबी बूमर जनरेशन जो है उसके लिए। तो इसके लिए हमें कोई बेसिकली केस नहीं लिखना, इसे मैं डायरेक्टली ऐसे पास कर दूंगा। और फाइनली दोस्तों मैं क्या करूंगा, ये जो हमने वेरिएबल बनाया था इसको हम रिटर्न करवा देंगे। ओके करेंगे। तो जैसे ही मैं ओके किया, यहाँ पे इसको हम अभी स्मॉल कर देंगे इस विंडो को। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा जो डेटा था वो कैटेगराइज हो गया है, बकेट में आ गया है जेन जी, मिलेनियल्स, जेन एक्स और बेबी बूमर।
तो अब हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, पहले देखिए ऐसा कुछ डेटा की जनरेशन वाइज कितनी हमारी परचेज हुई है, ऐसा कोई डेटा हमारे पास प्रेजेंट नहीं था। पर हमने अपना स्विच डैक्स फंक्शन यूज करके एक नया पर्सपेक्टिव लेके आगे नया एंगल जनरेट कर लिया। अब दोस्तों इसका एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल अगर मैं विजुअलाइजेशन में जाता हूँ और लेट सपोज डोनट चार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे अभी के लिए, और डोनट चार्ट में मैं अपनी ये वैल्यू डाल देता हूँ टाइप्स ऑफ जनरेशन की, और इन्होंने कितना परचेज किया है वो मैं यहाँ पे वैल्यूज में लिख देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास जनरेशन वाइज परचेज पैटर्न आ गया है। जैसे आप देखें तो जो मिलेनियल्स हैं उन्होंने 45.59% जो टोटल परचेज था उनका कंट्रीब्यूशन 45.59% था, 157 मिलियन का था, बहुत ही बड़ी फिगर थी। दूसरा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सेकंड थे हमारे जेन जी। जेन जी ने मेरा 29.37 परचेज किया। जेन एक्स ने मेरा बेसिकली 20.21%, और जो बेबी बूमर थे जो काफी एजेड थे वो उन्होंने 17 मिलियन का परचेज किया। तो इस तरीके से हमने अपनी कैटेगरीज को डिवाइड कर दिया, और कैटेगरी वाइज हम देख पाए या जनरेशन वाइज हम देख पाए कि क्या क्या परचेजेस हुई हैं। अगर आप इस तरीके से अपने डेटा को प्रेजेंट करेंगे दोस्तों, तो मुझे यकीन है कि आपके क्लाइंट भी इंप्रेस होंगे। आपको सिंपल डेटा प्रेजेंट करना बहुत इजी है, उससे आप एक सिंगल पर्सपेक्टिव तो बेसिकली प्रेजेंट कर सकते हैं क्लाइंट के आगे, पर एक नई चीज अगर आपको प्रेजेंट करनी है तो आप ऐसे डेटा के साथ खेलिए, डेटा को एंजॉय कीजिए। जब भी आप ऐसे नए नए पर्सपेक्टिव्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, सबसे पहले हमारे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ, एक तरीका है कि हम जनरेशन वाइज क्या परचेजेस हुई है इसको दिखा सके। और फिर आप जब इस इस पर्सपेक्टिव को आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपके पास स्विच स्टेटमेंट है, आप उसके यूज करके इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। अब अगर आप इसी एंगल से अपने कस्टमर को शो करेंगे तो आपका कस्टमर इंप्रेस होगा, वो कहेगा ओके, आपने मिलेनियल्स आपने जनरेशन वाइज डेटा को सेग्रीगेट किया, ग्रुप किया, इससे मुझे एक नया एंगल मिल रहा है। मैं देख सकता हूँ कि ठीक है, जो मेरा मिलेनियल्स थे उनको मैंने सबसे ज्यादा सेल किया है अपने प्रोडक्ट। एक बार मिलेनियल्स को दोबारा से देख लेते हैं, मिलेनियल्स हमारे हमारे कौन थे। मिलेनियल्स थे मेरे जो 80 से 94 के बीच में बॉर्न हुए थे। तो इस एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा परचेज कर रहे हैं, तो मुझे इन्हीं एज ग्रुप को, जो भी मेरे को एडवर्टीजमेंट बनाने हैं, इन्हीं एज ग्रुप को टारगेट करके बनाने हैं, क्योंकि ये मेरे मेजर जो है कस्टमर का एज ग्रुप है। इसके बाद अगर देखें तो जैसे मैंने बताया जेन जी था, जेन जी में हमारे थे 95 से 2012, तो इनको मेरे को टारगेट करना है। तो इस तरीके से एड कैंपेन्स आप एज ग्रुप वाइज भी बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप कमेंट सेक्शन पे शेयर कीजिए अपना फीडबैक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।